तो वेंडर बनाने का टी कोड है XK01। यहाँ से जब वेंडर बनाएंगे कंपनी कोड डालेंगे MISL। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या था हमारा PUR1 एंड अकाउंट ग्रुप अभी जस्ट हमने बनाया X001। ये आ गया डोमेस्टिक वेंडर फॉर MISL। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अभी क्या बोल रहा है देखिए सिस्टम, अ नंबर रेंजेस इज नॉट असाइन टू अकाउंट ग्रुप 00। मतलब इसमें नंबर रेंजेस कुछ भी नहीं है। तो जो कोड है वो कैसे जनरेट होगा, नंबर ही नहीं रहेगा तो इसमें हमको नंबर पहले असाइन करना पड़ता है। ठीक है, वही मैं बता रहा था यहाँ पे कि जैसे इस ग्रुप में अगर मैं नंबर रेंजेस सेट करूँ 100 से 199, तो इसको इसके अकॉर्डिंगली अभी जो पहला वेंडर बनेगा वो 10,000, दूसरा वेंडर 10,001, 10,002, इस तरह से बनता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी असाइन करेंगे। सॉरी, कस्टमर में क्लिक हो गया, जस्ट मिनट। तो देखिए इसका पाथ भी देख सकते हैं, एक्चुअली FI का पार्ट था कि जैसे कि फाइनेंस अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल्स, वेंडर अकाउंट, मास्टर डेटा, प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग वेंडर मास्टर डेटा। इस पाथ में जाएंगे तो यहाँ पे डिफाइंड अकाउंट ग्रुप, यही जो मैं टिकट डाला डायरेक्ट टिकट डाल के ये वाला एग्जीक्यूट किया था मैंने OBD3। उसी तरह से यहाँ पे आप नंबर रेंजेस असाइन कर सकते हैं। असाइन नंबर रेंजेस टू द वेंडर अकाउंट ग्रुप, पहले क्रिएट करेंगे हम नंबर रेंजेस को, उसके बाद असाइन करेंगे। नंबर रेंजेस 2 डिजिट के अंदर में होता है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे नंबर रेंजेस है। तो या तो हमको अगर एग्जिस्टिंग चाहिए तो मैं उसको भी ले सकता हूँ, नहीं तो नया बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक नया ही बना लेते हैं। यहाँ पे नंबर रेंजेस बनाने के लिए यहाँ पे इंसर्ट लाइन में क्लिक करेंगे 30। अब यहाँ पे दे देंगे सपोज लास्ट यहाँ पे कितना लिया हुआ है 50, 38, यहाँ पे 39 हम दे सकते हैं 39। और यहाँ जो कोड होगा सपोज यहाँ पे 68 तक यहाँ पे रिजर्व कर चुका है, इसी को ले लेते हैं। या फिर 35 से ले लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं। ऐसा नंबर देना है जो कि यहाँ पे यूज्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 35,000 से दे देता हूँ 35,099, एंटर एंड सेव। तो अभी हमने नंबर रेंजेस बनाया क्या 39, ये सेव हो गया। देखिए यहाँ पे नंबर रेंजेस हो गया हमारा 35,000 टू 35,999 और इसका नंबर हो गया 39। ठीक, तो यही 39 नंबर को मुझे असाइन करना है अपने अकाउंट ग्रुप के साथ। अभी तो नंबर रेंजेस बन गया, अभी असाइन करेंगे बैक करके। यहाँ पे नेक्स्ट जो लेवल है यहाँ पे असाइन नंबर रेंजेस टू वेंडर अकाउंट ग्रुप। ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे। ओके, इसको बैक करना पड़ेगा क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। नाउ यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे नंबर रेंजेस ऑलरेडी हमारा ग्रुप जो बनाया था X001 ऑलरेडी होगा विदाउट नंबर रेंजेस। देखिए इसका नंबर रेंजेस यहाँ पे ब्लैंक है। हमने बनाया था क्या अभी 39 यहाँ पे डाल के एंटर करके सेव कर देंगे। तो अभी क्या हुआ, हमारे ग्रुप के साथ नंबर रेंजेस का असाइनमेंट हो गया। ठीक है, अब इस ग्रुप के साथ जो भी बनाएंगे उसका नंबर कोड जनरेट होगा 35,500 से। अब बैक आ जाइए, इसका काम हो गया। देखिए अभी इसको बनाते हैं, प्रेस एंटर और बैक करके आना पड़ेगा। एंट्री में ऑलरेडी था इसलिए एरर मैसेज दे रहा है X01 एंटर। अभी मैसेज नहीं दिया। ठीक है, अभी देखिए और एक चीज है उस अकाउंट ग्रुप का यूज। पहला तो नंबर रेंजेस उसके साथ असाइन कर देंगे तो नंबर वहीं से जनरेट होगा। दूसरा क्या है कि जैसे कि अभी जो यहाँ पे जो भी वेंडर है जैसे कि SPRO, जो वेंडर का जो भी फील्ड्स आप देख रहे हैं सपोज ये नेम एड्रेस सर्च हाउस सिटी कंट्री, तो कंट्री में आप देख रहे हैं एक टिक लगा है, इसका मतलब है मैंडेटरी। जब यहाँ से एंटर मारेंगे तो सिस्टम वहीं पे जाके क्रसर रुक जाएगा, बोल रहा है फिल इन ऑल रिक्वायर्ड एंट्रीज। मतलब आपको ये एंट्री बिना दिए आगे
प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये मैंडेटरी हो गया। तो इसी तरह से मैं सारे फील्ड को मैंडेटरी कर सकता हूँ, सारे फील्ड को सप्रेस कर सकता हूँ, किसी को भी मैंने जिसको चाहेंगे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो फील्ड को चाहेंगे, वो भी अकाउंट ग्रुप के थ्रू से होगा। देखिए कैसे होगा। तो आईएमजी में जाएंगे, यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल्स, वेंडर अकाउंट, मास्टर डेटा, प्रिपरेशंस ऑफ क्रिएटिंग वेंडर मास्टर। देखिए यहाँ पे डिफाइन अकाउंट ग्रुप विद स्क्रीन लेआउट वेंडर एंड डिफाइन स्क्रीन लेआउट एज पर कंपनी कोड वेंडर। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं अकाउंट ग्रुप, अकाउंट ग्रुप के अकॉर्डिंगली मुझे स्क्रीन को मेंटेन करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या कौन सा ग्रुप था, X001, इसी ग्रुप के अकॉर्डिंग मुझे स्क्रीन को कंट्रोल करना है। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फील्ड स्टेटस, जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा एंड परचेजिंग डेटा। तो जब भी वेंडर बनाते हैं यही 3 डेटा को हम मेंटेन करते हैं वेंडर मास्टर में। यहाँ पे जब भी वेंडर बनाएंगे, जैसे कि सपोज सपोज मैं डिस्प्ले करता हूँ, देखिए जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा, ये 3 डेटा यहाँ पे है। तो जनरल डेटा में एड्रेस, कंट्रोल, पेमेंट, ये 3 तरह का टैब रहेगा। देखिए यहाँ पे जनरल डेटा के अंदर एड्रेस, पेमेंट एंड कंट्रोल, और ये सब कम्युनिकेशन उसी के ब्रेकअप है, जस्ट एड्रेस के अंदर में ही कम्युनिकेशन है। तो जस्ट मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे कि हम अभी न्यू बनाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे, जैसे XK01 ये हमारा है कंपनी कोड। अभी जैसे हम चाहते हैं, देखिए नेम को मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ कंट्री को मैंडेटरी है। तो IND दे देंगे कंट्री में और एंटर मारेंगे। अभी आगे नेक्स्ट लेवल में चला गया, मतलब नेक्स्ट स्क्रीन में चला गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूजर बिना नेम को फिलअप करे वेंडर कोड ना बना पाए, ठीक है। तो इसको मैं एडजस्ट कैसे करेंगे, इसको करेंगे कैसे, जनरल डेटा में डबल क्लिक करेंगे, अकाउंट ग्रुप के जो सेटिंग से हमारा स्क्रीन लेआउट है, इसमें एड्रेस में डबल क्लिक करेंगे, और ये नेम 1 को अभी देखिए यहाँ पे ऑप्शनल एंट्री में सेट किया गया है। तो यहाँ पे 4 तरह का कंट्रोल है, सप्रेस, रिक्वायर्ड एंट्री, ऑप्शनल एंट्री एंड डिस्प्ले। तो सप्रेस अगर कर देंगे तो हमारा फील्ड वहां से इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है, मतलब वहां पे फील्ड दिखाई नहीं देगा, ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ पे ये जगह खाली हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सप्रेस। अगर रिक्वायर्ड एंट्री करेंगे तो वो मैंडेटरी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये मैंडेटरी है इंडिया, ये मैंडेटरी करा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे आप सिटी में मैंडेटरी करा गया होगा। उसके बाद ऑप्शनल एंट्री, ये सारे ऑप्शनल एंट्री में क्यों है, क्योंकि ऑप्शनल एंट्री का मतलब मैं डेटा डाल भी सकता हूँ, नहीं भी डाल सकता हूँ, सिस्टम उसके लिए कोई मतलब रोकेगा नहीं या फिर कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद है डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब जस्ट दिखाई देगा मुझे, जैसे कि ये दे रहा है अभी वेंडर का इंटरनल लिखा हुआ है, उसको चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। तो चलिए एक करके दिखाता हूँ। जैसे अभी अभी नेम में जैसे मैंडेटरी नहीं है तो मैं इसको मैंडेटरी करता हूँ। तो नेम को यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड एंट्री में सेट कर दिया है, सेव। अब देखेंगे बैक करके नेम मैंडेटरी हो रहा है कि नहीं, जस्ट प्रेस एंटर। देखिए नेम हो गया मैंडेटरी, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो कोई डाउट है? आ रहा है सर। ठीक है। तो इसी तरह से जैसे कि मैंने नेम को मैंडेटरी किया है, अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो कंट्री फील्ड है ये यहाँ पे आए नहीं, मुझे कंट्री डालना नहीं है, ये हटा देना है, मैंने परमानेंटली हटा देना है। या फिर ये नेम का फर्स्ट वर्ड हटा देना, कोई भी एक फील्ड हटा हटा देना है मुझे। यहाँ पे देखिए कैसे हटाना है इसको। जनरल डेटा में जाएंगे, एड्रेस, रीजन। तो यहाँ पे वेंडर के लिए क्या है, कंट्री। तो कंट्री को यहाँ पे कंट्रोल कहाँ गया, कंट्री, तो यहाँ पे है नहीं, पोस्टल कोड सिटी, पोस्टल कोड सिटी, इसको करके देखते हैं।
तो यहाँ पे जैसे ये पोस्टल कोड यहाँ पे आता है हमारा, जैसे ये कोड हम जो डालते हैं पिन कोड, इसको बोलता है पोस्टल कोड, ठीक है। तो ये पोस्टल कोड को हम यहाँ से हाइड कर देना चाहते हैं, तो इसको क्या करेंगे, सप्रेस कर देंगे। सप्रेस करके सेव करेंगे। अभी क्या होगा, ये जो कोड का जो फील्ड है ये यहाँ से गायब हो जाएगा। बैक करके आएंगे वापस से, एंटर। देखिए अभी यहाँ पे पोस्टल के जो ये था गायब हो गया है, यहाँ से एड्रेस स्ट्रीट एड्रेस में था वो, अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। वापस से इसको जब लाना है मुझे वापस से, तो इसको ऑन कर देना होगा, पोस्टल कोड सिटी ऑन, सॉरी ऑप्शनल एंट्री में डाल देंगे से। अभी ये यहाँ पे देखिए जस्ट कंट्री के ऊपर स्ट्रीट हाउस के पहले आ जाएगा पोस्टल कोड /n/01। ये आ गया पोस्टल कोड सिटी दोनों ही आ गया यहाँ पे, ये पूरा फील्ड अभी हट गया था, ठीक है। तो ये सर ऊपर का एक आइकॉन है सर्च टर्म 1/2, ये क्या है? ऊपर का आइकॉन है सर्च टर्म, ये जस्ट स्ट्रीट एड्रेस के नीचे जहां आप दिखा रहे थे ना पोस्टल कोड वाला। अच्छा हाँ यहाँ पे ये हाँ उसके ऊपर ही ऊपर। अच्छा ये ओहो हाँ अच्छा। हाँ जैसे यहाँ पे जैसे मैं वेंडर डाल दिया, वेंडर का नाम है सपोज जिंदल स्टील, ओके, ये मैं वेंडर डाल दिया। तो अगर मैं चाहता हूँ ये सिस्टम में सर्च कैसे करेगा, एक सर्च क्लू मुझे देना होगा या एक टॉपिक देना होगा जो सिस्टम में सर्च करेंगे ये वेंडर को। तो सपोज यहाँ पे मैं खाली जिंदल दे देता हूँ। तो अभी क्या है, जब भी मैं जिंदल सिर्फ सर्च करूंगा तो ये वेंडर कोड उसमें ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। या फिर मैं इसको अगर स्टील दे देता हूँ, तो अभी मैं जितना भी स्टील वेंडर बनाऊंगा, स्टील से रिलेटेड जितना वेंडर बनाऊंगा, उस सब में अगर सर्च आइटम स्टील दे देंगे, तो अगर हमको वेंडर कोड ढूंढना है सिस्टम में कि स्टील सप्लायर कौन कौन है, तो जस्ट स्टील लिख के मैं सर्च करूंगा, ये सारे वेंडर आ जाएंगे जितना स्टील से रिलेटेड है। तो मैं जस्ट एक टॉपिक दे रहा हूँ कि ये वेंडर को किस तरह से मतलब ढूंढा जा सकता है बनाने के बाद, ठीक है जी। तो ये टर्म है, जस्ट टर्म यूज करेंगे, स्टील टर्म को यूज करेंगे तो हमारा ये वेंडर पिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर ये सब स्ट्रीट है, हाउस है, पूरा एड्रेस है, यहाँ पे कंट्री है IND, यहाँ पे स्टेट है, स्टेट कोड जो हम लोग का होता है सपोज यहाँ पे 19 पर कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे। तो वेंडर से रिलेटेड जितना इन्फॉर्मेशन है वो सारा यहीं पे हम लोग फीड कर देते हैं। जैसे वेंडर का टेलीफोन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर जो है, फैक्स नंबर है, ईमेल नंबर है, जो भी है वो सारा कम्युनिकेशन रिलेटेड डेटा यहाँ पे रखते हैं। तो इसमें जैसे हमको अगर कंपनी बोलेगा कि मोबाइल नंबर को मैंडेटरी रखना है कि वेंडर में विदाउट मोबाइल वेंडर कोड ना क्रिएट हो, वेंडर में मोबाइल डालना ही चाहिए, तो उसको यहाँ पे जाएंगे जनरल डेटा में, कम्युनिकेशन में जाके डबल क्लिक करेंगे, अकाउंट ग्रुप में जाके और यहाँ पे मोबाइल नंबर को मैंडेटरी कर देंगे। तो जैसे ही मैंडेटरी करके सेव करेंगे, देखिए आ गया यहाँ पे जैसे टेलीफोन नंबर्स, मोबाइल टेलीफोन, अगर इसको हम अगर यहाँ पे रिक्वायर्ड एंट्री में सेट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या है, वेंडर में बिना मोबाइल डाल के हम से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम सारा फील्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू अकाउंट ग्रुप, ठीक है। इसको जस्ट प्रेस एंटर, ये है नेक्स्ट स्क्रीन वेंडर मास्टर का। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर वेंडर अगर कस्टमर है, वेंडर अगर मेरे से माल खरीद भी रहा है और हमारे कंपनी को माल बेच भी रहा है, कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, रिकनसाइल करते हैं। सपोज उसने 100 रुपये का माल खरीदा और 50 रुपये का माल मुझे बेचा, तो रिकनसाइल करके उसको 50 रुपया और मुझे देना है। तो यहाँ पे अगर वेंडर और कस्टमर दोनों को लिंक करना है तो यहाँ पे डाल देंगे, ऑटोमेटिकली रिकनसाइल होके उसका बैलेंस दिखाई देगा, ठीक है, समझ गए ना। तो ये है कस्टमर डेटा यहाँ पे डाल सकते सर इसका स्क्रीन नंबर क्या है? स्क्रीन नंबर, ये स्क्रीन कहाँ से आया? ये स्क्रीन मैडम जस्ट ये जो है इसके बाद का स्क्रीन है ये। ओके ओके। हाँ यहाँ प्रेस एंटर करेंगे, जैसे मटेरियल में अलग अलग टैब सब आ रहे थे ना, उस तरह से वेंडर में भी अलग अलग सब डेटा यहाँ पे, जैसे टैक्स का डेटा, GST नंबर रहेगा तो यहाँ पे डाल देंगे, वैट नंबर है तो यहाँ पे डाल देंगे। इस तरह से वेंडर का टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं, टैक्स डेटा। फिर एंटर करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे दिख रहा है कंट्री, बैंक कीज,
बैंक अकाउंट, अकाउंट होल्डर, तो वेंडर का जो अकाउंट नंबर रहेगा, अगर हमको उसको सेव करके रखना है अपने सिस्टम में, कहीं कहीं पे ऑटोमेटिक पेमेंट चलता है कि मैंने एसएपी के थ्रू ही पेमेंट होता है, तो वहाँ पे उस केस में हमको बैंक डिटेल वेंडर का यहाँ पे फीड करना पड़ता है। तो ये बैंक की इज नथिंग बट आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड जो होता है बैंक का, वो रहता है। कंट्री यहाँ पे डाल देंगे, बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे, अकाउंट होल्डर का नाम क्या रहेगा डाल देंगे। तो ये सब डेटा यहाँ पे डाल के इसी अकाउंट से उसको पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो एफआई का जो ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम होता है यहाँ से रन होता है। ठीक है, इसके आगे जाएंगे, जस्ट एंटर। अभी देखिए मेन चीज़ है ये रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन अकाउंट क्या होता है कि जैसे अगर हमारे कंपनी में 10,000 वेंडर गुड सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर 10,000 वेंडर का अगर अलग अलग हम लेजर खोलने जाएंगे, सबका अलग अलग लेजर खोलेंगे, तो हमारा जो बुक ऑफ अकाउंट है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको छोटा करने के लिए, उसको कोलैप्स करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, यूज रिकन्सिलिएशन अकाउंट का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था डोमेस्टिक वेंडर, एक्सपोर्ट वेंडर, अगर ये सब के लिए एक रिकन्सिलिएशन अगर ओपन कर दिया जाए, रिकन अकाउंट, रिकन्सिलिएशन अकाउंट, सपोज इसका एक अकाउंट कर देंगे हम लाइक 5001, इसका कर देंगे 5002, सॉरी 5,02। तो इस तरह से अगर मैं रिकन्सिलिएशन अकाउंट ओपन करके अगर इस वेंडर मास्टर में सेट करता हूँ, तो क्या होगा, अभी जितना भी डोमेस्टिक वेंडर है वो इसी रिकन अकाउंट के अंदर में क्रिएट होगा। मतलब इसका सब अकाउंट हो जाएगा वेंडर और मेन अकाउंट हो जाएगा ये डोमेस्टिक वेंडर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा बुक ऑफ सर अकाउंट ये क्लियर नहीं हुआ मुझे। नहीं हुआ। ये एक्चुअली फाइनेंस का पार्ट है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि जैसे देखिए अगर हम अपना अकाउंट ग्रुप जिस तरह से अलग कर रहे हैं ना, तो उस हिसाब से अगर रिकन अकाउंट को यहाँ पे मेंटेन करता है, रिकन्सिलिएशन अकाउंट, ये एक्चुअली क्या होता है, ये मेन अकाउंट होता है और इसके अंदर में सारा वेंडर इसके अंदर में होता है, ये सब अकाउंट। जैसे डोमेस्टिक वेंडर यहाँ पे मैंने बनाया है, तो डोमेस्टिक वेंडर यहाँ पे ले लेंगे, अगर एम्प्लॉय वेंडर रहेगा तो एम्प्लॉय वेंडर ले लेंगे। तो जितना भी एम्प्लॉय वेंडर रहेगा एक ही जीएल के अंदर में उसके बैलेंसेस, उसके डेटा सब एक ही जीएल के अंदर में रहेगा, जनरल लेजर के अंदर में। ठीक है, तो उससे फायदा क्या होगा, जैसे कि अगर हमको पूरा एम्प्लॉय का डेटा कितना बैलेंसेस बाकी है, अगर सारे एम्प्लॉय का, सारे डोमेस्टिक वेंडर का कितना ड्यूज है, तो वो मुझे पता चलेगा। तो जो हमारा फाइनेंस से रिलेटेड जो ट्रायल बैलेंस होता है, जो बैलेंस शीट होता है, जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स होता है जो गवर्नमेंट को देना रहता है, तो उसमें हम सारे वेंडर का बैलेंसेस शो नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं तो हमारा बुक ऑफ अकाउंट बहुत लेंदी हो जाता है। तो उसको क्लब करने के लिए ये रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट का यूज कर। ठीक है, तो सारे वेंडर क्या होगा इसके अंदर। लेकिन सर हाँ हम लोगों ने तो ये X01 X02 ये वाले अकाउंट्स तो बनाए ही हैं। तो हमने जब डेटा निकालना होगा कि लाइक एम्प्लॉयज का कितना लेजर है, तो हम तो स्ट्रेट अवे X003 हाँ मैडम, से करेक्ट। निकाल सकते हैं। इसके लिए रिकॉन अकाउंट की क्या जरूरत हाँ करेक्ट, आपका जो ट्रायल बैलेंस रहता है ना, ट्रायल बैलेंस या फिर आपका बैलेंस शीट, ठीक है, है? हाँ तो बैलेंस शीट जो ट्रायल बैलेंस जो गवर्नमेंट को आप सबमिट करते हो मंथली, ईयरली, क्वार्टर, हाँ तो उसमें आप क्या, ये अगर आप ये सारे को आप दिखाना पड़ेगा ना आपको, ये सारे आपके क्या है, आपने एक्सपेंसेस करे हैं उसका बिल, मतलब लाइबिलिटीज है ये सारे। वेंडर का जो हाँ हाँ बैलेंसेस है हाँ। वो हमारे लिए लाइबिलिटीज है, मुझे देना है वेंडर को पैसा। तो ये सारे वेंडर का डिटेल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे दिखाऊं, तो ये तो 10,000 लाइन तो सिर्फ वेंडर का हो जाएगा। तो इतना लंबा बैलेंस शीट तो हम नहीं बना सकते ना, बैलेंस शीट तो ओनली 1 पेज या 2 पेज का होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें हैं हम कि जैसे ये तो अकाउंट ग्रुप है, अकाउंट ग्रुप यूज होता है आपका फील्ड को कंट्रोल करने के लिए और नंबर रेंजेस को कंट्रोल करने के लिए कि हमारा किस नंबर में जनरेट हो रहा है। तो जैसे अभी हमारा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, वेंडर लिस्ट, यहाँ पे मैंने वेंडर लिस्ट निकाला। ठीक है, तो ये वेंडर का यहाँ पे नाम हो गया A, B, इस तरह से मेरा यहाँ पे 10,000 वेंडर है सपोज। ठीक है, अभी 10,000 वेंडर का यहाँ पे बैलेंसेस है लाइक 550, 100, इस तरह से बहुत सारा बैलेंसेस है। ठीक है, इस तरह से बैलेंसेस है। तो हम जब बैलेंस शीट में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में अपना लाइबिलिटीज को दिखाना चाहते हैं, ये सारे लाइबिलिटीज है हमारा।
तो अल्टीमेटली मुझे इसका टोटल जो आ रहा है, जो टोटल यहाँ पे आ रहा है वही मुझे दिखाना रहता है, ये वाला, ना कि ये पूरा डिटेल मुझे दिखाना है। ठीक है। एक्चुअली सर एक सेकंड, अगर हम X001 डालेंगे तो पूरा डोमेस्टिक का वेंडर का जितना रहेगा उतना दिखाएगा ना, हाँ और अगर हम रिकंसिलिएशन अकाउंट डालेंगे तो पर्टिकुलर उसी वेंडर का दिखाएगा जिसका ये रिकंसिलिएशन अकाउंट है। नहीं नहीं नहीं, बैलेंस नॉट 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 करेक्ट। देखिए, रिकंसिलिएशन अकाउंट क्या करता है, वेंडर का बैलेंसेस को कंट्रोल करता है, कि मतलब कि हमारा डोमेस्टिक वेंडर, सपोज ये डोमेस्टिक वेंडर लिस्ट है सपोज, ठीक है, डोमेस्टिक वेंडर लिस्ट, ये डोमेस्टिक वेंडर लिस्ट है इतना, इसी तरह से मेरा सारे अलग अलग लिस्ट है, वो सारे वेंडर का बैलेंसेस ये है, ये सारे बैलेंसेस टोटल करके मुझे बैलेंस शीट में दिखाना है। तो अभी हम अगर एक रिकंसिलिएशन अकाउंट यहाँ पे मेंटेन कर देते हैं, जो मैं बता रहा था रिकन अकाउंट, ठीक है, रिकन अकाउंट, ये अकाउंट में ये टोटल बैलेंस ही दिखाई देगा। ठीक है, ये टोटल बैलेंस जो यहाँ पे है मेरा, बस ये दोनों मुझे बैलेंस शीट में दिखाना है बस। ठीक है, तो ये दोनों दिखा, आप यानी बोल रहे हैं, डिफरेंस मेरे को आपकी बातों से ये समझ में आया कि अगर मैं X001 का बैलेंस शीट बनाऊं, उसमें सारे मुझे डोमेस्टिक वेंडर्स, जितने भी मेरे डोमेस्टिक वेंडर्स हैं, उन सबका हर एक ट्रांजैक्शन का डिटेल मिलेगा। हाँ राइट, वो एक्सपेंड करके मुझे मिलेगा, तो मैं एक्सपैंड करके हर ट्रांजैक्शन का डिटेल मिलेगा। जबकि रिकॉन अकाउंट अगर मैंने क्रिएट किया तो मुझे दिखेगा कि X001 में फलाना वेंडर का सम अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ, बी वेंडर का टोटल अमाउंट का ट्रांजैक्शन इतना हुआ। आप ऐसा बोल रहे हो क्या सर? हाँ एग्जैक्टली, उसको जस्ट एक्सपेंड और कोलैप्स करने का मतलब जरूरत है। ओके, हाँ समझ में आया। अल्टीमेटली वैल्यू वही रहता है, जस्ट मुझे एक मेन जीएल बना के ये टोटल को एक जगह दिखाना सही रहता है। ये एक्चुअली फाइनेंस से रिलेटेड आप लोग रहते हैं ना, कॉमर्स बैकग्राउंड के, तो आपको तुरंत ये बात समझ में आता, क्योंकि सर मैं मैकेनिकल की हूँ। है ना, मैं बोल रहा हूँ मतलब बैकग्राउंड कॉमर्स रहता ना, तब आपका साइंस है ना, तो हाँ मेरा साइंस है, मैकेनिकल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हूँ मैं। अच्छा, तो यही पर्पस है। ठीक है, आगे और आएगा, ये सब चीज आएगा आगे सीन में, तो पता चल जाए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे वेंडर क्रिएशन। तो यहाँ पे जैसे रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट मैंने डाल दिया हूँ, और जस्ट यहाँ पे ये सब मैंडेटरी फील्ड नहीं है, ये सब विथहोल्डिंग टैक्स वगैरह है, टैक्स से रिलेटेड है, सब फाइनेंस रिलेटेड डेटा है यहाँ पे। जस्ट प्रेस एंटर, अरे ये तो डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से डालना पड़ेगा। भाई सावन को बना के दिखाया था मैं, वेंडर लग रहा है क्या? हाँ सर, ये हो चुका मेरा एक्चुअली। हाँ अच्छा, सावन आप सुबह वाली क्लास करते हो क्या? नहीं, एक्चुअली मेरी टाइमिंग मैच नहीं कर पा रही थी लास्ट वीक, तो ओके, इस वजह से मैंने एडजस्ट कल भी किया। आप शाम वाले बैच में नहीं थे? कल हाँ? एक्चुअली हाँ मेरी मिस हो गई थी कल क्लास। ओके, और राहुल जी का भी अभी देखिए, राहुल जी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो भी इसी बैच में है, पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं ज्वाइन करा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट स्क्रीन में क्या है, पेमेंट डेटा में पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स क्या होता है, ये भी एफआई का पार्ट है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। इसमें क्या होता है, जैसे हम वेंडर के साथ डील करते हैं, 10, 30 and 60 and 90। हाँ राइट राइट, तो जो हम जैसे वेंडर से डील करते हैं कि विद इन 2 डेज में अगर वो डिलीवर करता है तो 5% डिस्काउंट देंगे, अगर 8 डेज में करता है तो 2% डिस्काउंट देंगे, अगर 15 डेज में ड्यू डेट करता है तो उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इस तरह से मैं वेंडर के साथ एक जो डील करता हूँ उसी के रिलेटेड पेमेंट टर्म यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ठीक है,
तो ये एक्चुअली एफआई का पार्ट है, और यहाँ पे ये डबल चेक लगाना जरूरी है, ये मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि अगर सिस्टम में अगर वेंडर ने जैसे 10 क्वांटिटी डिलीवर करा है, तो वो 10 क्वांटिटी का 2 बार इनवॉइस दे दिया है गलती से, एक बार दिया है और एक बार दे दिया, या फिर यूजर डबल एंट्री कर दिया गलती से, तो उस समय में ये अगर चेक लगा रहता है तो क्या करता है, सिस्टम मैसेज देता है कि दिस ऑलरेडी बिन पोस्टेड। ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी इनवॉइस हो चुका है, तो डबल इनवॉइसिंग का प्रॉब्लम नहीं रहता है अगर इसको चेक लगा देंगे तो। ठीक है, उसके बाद जस्ट प्रेस एंटर। अभी देखिए नेक्स्ट है क्या, डनिंग प्रोसीजर। डनिंग प्रोसीजर क्या है, इसमें देखिए वेंडर मास्टर में टोटल 90% जो चीजें हैं वो एफआई से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड। अभी जो डनिंग है, जो पेमेंट टर्म है, ये सब कॉन्फ़िगरेशन एफआई के एंड में होता है। ठीक है, तो डनिंग प्रोसीजर ये सब मैं ओवरव्यू जस्ट बेसिक्स जो है आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, नहीं तो क्या होगा कि आपको लगेगा कि अरे ये तो एफआई का पार्ट था, ये क्यों नहीं कॉन्फ़िगर किया, या इसके अकॉर्डिंगली कोई एरर आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए जानना, बेसिक जानना जरूरी है सभी चीज़ के लिए। तो देखिए यहाँ पे डनिंग प्रोसीजर, डनिंग प्रोसीजर का यूज़ क्या है कि सपोज हमारे कंपनी में 10,000 वेंडर ऑलरेडी डील कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ वेंडर, 10 वेंडर ऐसे हैं मान लो, जिसमें हमको उसको 10 दिन के बाद या 1 वीक के बाद उसको एक रिमाइंडर करना है कि आपका अभी तक गुड्स आया नहीं है, तो कुछ भी एक मैटर मुझे उसको नोटिफिकेशन जस्ट देना है एक 1 वीक के बाद, किसी को 30 डेज के बाद देना है, किसी को 15 डेज के बाद। तो इतना सारा वेंडर के साथ डील कर रहे हैं, सबको पॉसिबल नहीं है याद रखना कि किसको क्या मैसेज करना है, क्या बात करना है। तो हम यहाँ पे डनिंग प्रोसीजर में एक क्या करते हैं, एक माने कॉमन फॉर्मेट बना के रख देते हैं, वो मेल फॉर्मेट। तो वो क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे जो भी मेल फॉर्मेट सेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली 30 डेज के बाद, 15 डेज के बाद वो ट्रिगर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसको मेल चला जाएगा। सपोज आपने अभी तक गुड्स डिलीवर नहीं किया है, आपका ड्यू डेट ऑलरेडी पार हो गया है, ऐसा कुछ मैटर लिख के हम यहाँ पे एक फॉर्मेट बना के सेव कर देते हैं, और डनिंग क्या करता है, उसको उसी डेट पे ट्रिगर कर देता है। ठीक है, जैसे लास्ट डन कब हुआ था, रिसिपेंट कौन है, किसको मेल जाएगा, ठीक है, किसने। सर इसके लिए ठीक है, तो ये डनिंग प्रोसीजर है। आप कुछ बोल रहे थे शायद। मेरे दिमाग से हट गया, मैं क्या हाँ, अच्छा ठीक है, तो ये डनिंग प्रोसीजर हो गया वेंडर रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद एंटर करेंगे, तो अब जो ये लास्ट टैब आया है ये है परचेजिंग डेटा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑर्डर करेंसी INR मतलब इंडियन रुपीज, किस करेंसी में ऑर्डर होगा इस वेंडर से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो गया स्कीमा ग्रुप। स्कीमा ग्रुप क्या होता है, इससे हमारा रिलीज स्ट्रेटजी हिट करता है। रिलीज स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, जो हमारा पेपरलेस एक अप्रूवल सिस्टम है एसएपी में, कि हमारा ये जो पीओ बनेगा, ये जो पीआर बनेगा, तो वो कौन अप्रूव करेगा, जैसे जीएम करेगा या फिर कोई डीजीएम करेगा, तो जो लेबल अप्रूवल लेबल रहता है वो लेबल यहाँ से ट्रिगर करता है। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, रिलीज स्ट्रेटजी एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये मैं आपको 3 क्लास लगेंगे, इसको मैं बताऊंगा आपको, कम से कम 2 या 3 क्लास लगेंगे, तो इसको मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी के लिए यहाँ पे सेट कर देता हूँ, और यहाँ पे मेन चीज है GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन। इसका मतलब सर हम लोग इनको टर्म्स नहीं डालते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे डाल के कोई ये नहीं, मतलब इसका यूज नहीं है। अगर आपको डालना है, अगर रिक्वायर्ड है कंपनी से, बहुत सारे कंपनी डालते हैं इनको टर्म्स। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगर नहीं है, इसको यहाँ पे नहीं डालते हैं। तो नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन। इसको चेक लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन का मतलब है, जी हाँ, जितना गुड्स रिसिप्ट होगा उतना का ही इनवॉइस रिसिप्ट हो, ज्यादा का ना हो। अगर 100 रुपये का सपोज 100 क्वांटिटी 100 क्वांटिटीज का गुड रिसिप्ट हुआ है और उसका इनवॉइस 110 क्वांटिटी हो गया है, तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए मैं ये चेक लगाता हूँ, ताकि वो कंट्रोल रहे, वहाँ पे चेक रहे, एक्स्ट्रा करने से मैसेज दे दे सिस्टम। और ये सर्विस बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन, सर्विस बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन का मतलब है कि ये वेंडर सर्विस भी प्रोवाइड करता है और उसका भी इनवॉइस उसी हिसाब से आएगा, जितना का सर्विस करेगा उतना का इनवॉइस बुक होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं। तो ये दोनों चेक यहाँ पे लगाना पड़ता है। ठीक है,
तो अभी यहाँ पे और कुछ मैंडेटरी या कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ है नहीं, जस्ट प्रेस एंटर, एंटर करके सेव करेंगे। अब फिर कट गया नहीं, ठीक है, ये सेव। तो अभी देखिए हमारा वेंडर कोड क्या बना, 35,000, जो मैंने सेट करा था उधर 35,000 ही जनरेट हुआ है। ये उसी नंबर रेंजेस में आ गया है, ये जो हमने सेट करा था यहाँ पे, जैसे कि X001 में। तो हमारा यहाँ पे देख लेते हैं, वेंडर कोड हो गया ये 35,000, ठीक है। अभी वेंडर हो गया और मटेरियल मास्टर, यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन हो गया, वेंडर भी हो गया, वेंडर सिलेक्टेड। अभी नेक्स्ट क्या है, परचेज ऑर्डर। तो कंटिन्यू करें तो ना, आप लोग को ये ओवरफ्लो हो रहा है। सर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अभी परचेज ऑर्डर बनाएंगे, ठीक है। परचेज ऑर्डर बनाने का टी कोड क्या है, ME21N। तो देखिए परचेज ऑर्डर में जैसे कि हम लोग ने PR में डॉक्यूमेंट नंबर बनाया था, डॉक्यूमेंट नंबर सेट करा था, उस तरह से परचेज ऑर्डर में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका एक टी कोड है SPRO। SPRO में जाके मटेरियल मैनेजमेंट, इसमें परचेजिंग, यहाँ पे परचेज ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो परचेज ऑर्डर का टैब है, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट टाइप खुद का बना सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या करता है, मैं बताया था, जैसे परचेज रिक्विजिशन में मैं बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए, सर्विस के लिए अलग, रॉ मटेरियल के लिए अलग, उस तरह से मैं अलग अलग सेग्रीगेट करके अपना डॉक्यूमेंट टाइप को रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज एक डॉक्यूमेंट टाइप बनाना है मुझे, तो उससे पहले क्या करना होगा, नंबर रेंजेस बनाना होगा। क्यों, वो डॉक्यूमेंट जो परचेज ऑर्डर बनेगा उसका नंबर क्या जनरेट होगा उसको पहले डिसाइड करना है। तो यहाँ पे पहले नंबर रेंजेस सेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम में बहुत सारे नंबर बना के रखा गया है, लेकिन हमको नया बनाना है। तो यहाँ पे जैसे लास्ट 61 बना है, ठीक है, तो हमको 62 बनाना होगा। सपोज यहाँ पे गया मैंने, और इसका जो रेंज रहेगा 71 से ले लेंगे। सपोज यहाँ पे 62 बनाना होगा मुझे, 61 तक ऑलरेडी है। यहाँ पे जो रेंज रहेगा 71, यहाँ कुछ भी ले सकते हो, जो नंबर अवेलेबल रहेगा वो आप ले सकते हो। मैं ये ले लेता हूँ 71 से लेके 7, यहाँ पे 99, 100, जस्ट सेव। अभी एक नंबर रेंजेस मैंने परचेज ऑर्डर के लिए बना दिया है 62, ठीक है। अभी ये ऑर्डर क्या करेंगे, ये ऑर्डर को हम ये नंबर रेंजेस को अपना डॉक्यूमेंट टाइप के साथ अटैच करेंगे। तो डॉक्यूमेंट टाइप बनाने का है जस्ट नीचे, नेक्स्ट लेवल, डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप। रिकॉर्डिंग ऑन करा था, डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम में बहुत सारे डॉक्यूमेंट टाइप ऑलरेडी दिए हैं, तो आप डायरेक्ट न्यू एंट्रीज करके नहीं बनाना, क्योंकि आपका बैकग्राउंड में टेबल्स, फील्ड्स और जो भी सेटिंग्स रहता है वो ठीक तरह से कॉपी नहीं होता है न्यू एंट्रीज करने से। तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है, अलग टाइप का एक एरर आ सकता है। तो इससे बेटर है कि मैं एग्जिस्टिंग को कॉपी करके एक नया बना लूँ। तो एग्जिस्टिंग जैसे स्टैंडर्ड है NB, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे ZNB ये बना लेंगे। स्टैंडर्ड PO4 क्या था कंपनी, रिलायंस, स्टैंडर्ड PO4 रिलायंस, ठीक है। स्टैंडर्ड कर लिए, मैं बना दिया। अच्छा यहाँ पे देखिए ये तो मैंने बना दिया टाइप। इसके बगल में क्या है, आइटम नंबर इंटरवल, इसका मतलब क्या होता है और यहाँ पे 10 देने का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे कि देखिए अभी मैं ये PO का स्क्रीन में हूँ, यहाँ पे अभी मैं अपना डॉक्यूमेंट टाइप जो है उसको ले लेंगे और यहाँ पे आइटम दिख रहा है पहला नंबर। तो अगर हम वहाँ पे 10 सेट करते हैं तो हमारा 10 का इंटरवल रहेगा। पहला मटेरियल कोड जो लेंगे 10 यहाँ पे दिखाई देगा, दूसरा लेंगे तो यहाँ 20, तीसरा लेंगे तो यहाँ 30। तो इस तरह से आइटम का नंबरिंग होगा 10 का इंटरवल में। अगर यहाँ पे हम 10 नहीं लेके हम अगर 1 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, फिर नेक्स्ट जो मटेरियल लेंगे यहाँ हो जाएगा 2। तो एक PO में तो बहुत सारे मटेरियल रहते हैं, उस तरह से नंबरिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। समझ गए पार्ट की नहीं समझे?
समझ गए सर, ये पीआर में भी ऐसा ही था। हाँ एग्जैक्टली, बोथ आर सेम, दोनों ही बहुत ही सिमिलर है। तो ये सेम तो चीज है। सर ये अलग से मीन्स मुझे जहाँ मुझे पता था कि पीआर जैसे ही अप्रूव होता है अप्रूवर से, वैसे वो तुरंत पीओ में कन्वर्ट होता है। तो फिर हम लोग अलग से पीओ क्रिएट अभी क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। पीओ पीआर से ऑटोमेटिकली पीओ जनरेट, मतलब इस केस में नहीं होता है। अगर पीपी मॉड्यूल चल रहा है तब होता है प्रोडक्शन प्लानिंग, तब जाके पीओ ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। वो अलग मॉड्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है। ओनली एमएम अगर आप मतलब जान रहे हो, एमएम में ओनली अगर आपको P2P साइकिल रन करना है तो उसमें मैनुअली आपको बनाना होगा। लेकिन थ्रू पीआर आपको करना है तो इसको कॉपी करके कर सकते हैं। न्यू नहीं बनाऊंगा मैं, कॉपी करके ही बनाऊंगा। ठीक है। हाँ अभी देखिए आगे आएगा अभी सीन में तो पता चलेगा। अभी यहाँ पे मैं 10 ही डाल देता हूँ। और नंबर रेंजेस मैंने बनाया था क्या, 62। ठीक है। और ये तो मैं बताया था एक्सटर्नल के लिए कुछ भी मेंटेन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे 62 भी मेंटेन कर सकते हैं। जस्ट प्रेस एंटर। ओहो 62 एक्सटर्नल के लिए नहीं है, 41 ही बना के रखा है। जो एक्सटर्नल के लिए बना है वही। और यहाँ पे देखिए ZNB ऑलरेडी बना हुआ है। बस सिस्टम बोल रहा है एन एंट्री इज ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम की। इसका मतलब मुझे RNB ले लेते हैं, रिलायंस का NB। ये बन जाएगा। देखिए जैसे ही एंटर मारा, यहाँ पे एक पॉपअप आया है। यहाँ पे लिखना है कॉपी ऑल में क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, हमारा जितना भी टेबल्स रिलेवेंट जितना टेबल्स डेटा है वो कॉपी हो जाएगा बैकग्राउंड में। नंबर ऑफ डिपेंडेंट एंट्री कॉपीड 174। तो 174 डेटा कॉपी हो गया बैकग्राउंड में। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे RNB यहाँ पे बन गया है, ये वाला जो मैंने बनाया था। ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ पे जो परचेज और परचेज रिक्विजिशन हमने बनाया था, जैसे कि नया नहीं बना के आपको वही अगर यूज करना है, तो हमने रिक्विजिशन बनाया था। ये हमारा रिक्विजिशन है 15560। ठीक है। इसी का रेफरेंस लेके हम पीओ बना सकते हैं। पीओ में इतना डेटा डालने का जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉर्नर पे, यहाँ पे माई परचेज रिक्विजिशन, इसमें क्लिक करेंगे। नहीं आ रहा है तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, परचेज रिक्विजिशन, परचेज रिक्विजिशन नंबर। तो हमको नंबर याद है, ये वाला नंबर डालना रहेगा। एग्जीक्यूट। अरे ये तो किसी दूसरे में बताया था क्या मैंने, परचेज रिक्विजिशन। एक सेकंड, मैं वो परचेज रिक्विजिशन को निकाल लेता हूँ। ME5 है। मटेरियल क्या था, डेल लैपटॉप। PL001 ये वाला मटेरियल था। यही कोड था 6301 एग्जीक्यूट। ओहो परचेज रिक्विजिशन किसी ने डिलीट कर दिया लग रहा है। तो परचेज रिक्विजिशन के अगेंस्ट में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं बना के अभी दिखा देता हूँ। जस्ट मिनट। 51 है। डायरेक्ट पीओ कभी बनता नहीं है जनरली, आपको परचेज रिक्विजिशन के थ्रू से बनाना रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बनाया था SNB, RNB बनाया था क्या, SNB बनाया था। तो यहाँ पे मटेरियल दे देंगे 6301, क्वांटिटी लाइक 140। प्लांट रहेगा हमारा PL, प्लांट हमारा PL01 एंड ST01 मिनिस्टर PL01 ST01। रिक्वेस्ट में ग्रुप भी बनाया था PKG एंड PGS। PKG नहीं PKS, ये तो नहीं ले रहा है PKS।
valuation price like 1600। तो ये परचेज रिक्विजिशन मैंने एक जनरेट करा है अभी। इसी रिक्विजिशन के अगेंस्ट में हम बनाएंगे पीओ। तो हमारा रिक्विजिशन हो गया, अभी चेंज कर देता हूँ ये। पीओ में जाएंगे ME21N। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे वो रिक्विजिशन आ जाएगा जो भी मैंने बनाया, माय रिक्विजिशन। ये लास्ट वन यही वाला है। अभी इसको कॉपी करने से पता चल जाएगा। जस्ट यहाँ पे मुझे वेंडर डालना होगा। वेंडर क्या बनाया था अभी? 35,000। ठीक है, वेंडर हमारा कोड है 350000। एंटर। प्लांट परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है? PUR1 एंड ग्रुप कुछ भी डाल दीजिए। कंपनी कोड है MISL। ठीक है, अभी क्या है, पर ये हेडर डेटा डालने के बाद मुझे इस पे क्लिक करना है जो हमारा परचेज रिक्विजिशन है। उसके बाद यहाँ पे एडॉप में क्लिक करना है। देखिए पूरा कॉपी हो गया, जो भी डेटा था यहाँ पे आ गया। ठीक है, सारा यहाँ पे आ गया, कॉपी हो गया। डिटेल्स, प्राइस। तो हमको पीओ में बार बार एंट्री करने का जरूरत नहीं। एक बार मैंने PR बना लिया तो वहां से अडॉप्ट कर सकते हैं। अभी क्या है, यहाँ पे प्राइस डालना है सब कुछ। यहाँ पे प्राइस 1450 डाल देंगे। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन नॉट रिस्पॉन्सिबल। अच्छा ठीक है, दूसरा PR आ गया है मुझे लग रहा है 50 सेम नंबर का। एक सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का है। और ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओहो, ये वाला PR था हमारा। 21। यहाँ पे वेंडर फिर से डालते हैं 35,000। हेडर डेटा में परचेजिंग था हमारा PUR1, ग्रुप यानी पर्सन रिस्पॉन्सिबल, और कंपनी कोड MISL। अब ये वाला हमारा PR था एक्चुअली, इसको सिलेक्ट करके अडॉप्ट करेंगे। देखिए अभी करेक्ट आ गया। डेल लैपटॉप 50 इंचेस यही वाला था मेरा। 140 क्वांटिटी मैंने डाला था और इसका प्राइस यहाँ पे मांग रहा है। सपोज मैं यहाँ पे प्राइस दे देता हूँ 50,000। ठीक है, एंटर। तो यहाँ पे कैलकुलेट होके देखिए सारा चीज यहाँ पे आ जाएगा कंडीशन रिकॉर्ड में। ये देखिए टोटल इसका 70 लाख हो गया, प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे आपको प्राइसिंग एलिमेंट बहुत सारा दिख रहा होगा। ग्रोस प्राइस, डिस्काउंट्स, नॉन डिडक्टेबल टैक्स, कैश डिस्काउंट, ये सबको क्या बोलते हैं? प्राइस एलिमेंट, प्राइसिंग एलिमेंट। और ये सबको क्या बोलते हैं? कंडीशन टाइप। तो कंडीशन टाइप और प्राइसिंग एलिमेंट ये एक्चुअली एक प्राइसिंग प्रोसीजर है। ठीक है, ये प्राइसिंग प्रोसीजर क्या है, हर पीओ के लिए अलग अलग आप बना सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। जो भी यहाँ पे चाहिए, जैसे डिस्काउंट चाहिए, फ्रेट चाहिए, जैसे यहाँ पे फ्रेट भी आपको दिखाना है पीओ में, तो उस तरह से आपको डिजाइन करना है प्राइसिंग प्रोसीजर का। तो प्राइसिंग का एक बहुत बड़ा मतलब पार्ट है, जैसे रिलीज स्ट्रेटजी, OVYC प्राइसिंग। तो उस तरह से मैं प्राइसिंग का एक बड़ा मतलब 1 वीक लग जाएगा इसको, मतलब 2 या 3 क्लासेस लगेंगे इसको प्राइसिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो अभी के लिए मैं जस्ट इसको सेव कर देता हूँ। ये P2P साइकिल कंप्लीट हो जाने के बाद मैं प्राइसिंग स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे है। उसके बाद टैक्स कोड भी आपका पार्ट है, यहाँ पे टैक्स कोड जो डालेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए अभी यहाँ पे सारे चीज डाल दिए हैं। यहाँ पे चेक करेंगे, चेक का बटन में क्लिक करेंगे। कोई एरर नहीं है, सारे वार्निंग से, वार्निंग इग्नोर करके सेव कर देंगे। तो हमारा क्या हुआ, पीओ नंबर जनरेट हो गया 45 सीरीज का ये। ठीक है, अब यहाँ पे लिख के रख देता हूँ परचेज ऑर्डर दिस। तो अभी क्या है, नेक्स्ट क्या है, गुड रिसीव, इनवॉइस रिसीव, पेमेंट। तो इसी अब क्या है, इसी पीओ के अगेंस्ट में सारे चीज होंगे। पीओ से ही गुड रिसीव होगा, पीओ से ही इनवॉइस रिसीव होगा, और वेंडर पेमेंट भी होगा पीओ से ही। ठीक है,
कंटिन्यू रखो ना ना, कुछ दिक्कत है आप लोग को, बाउंस हो रहा है क्या? अब बता दीजिएगा नहीं तो। हेलो हेलो, हाँ सावन जी ठीक है मैं सर। हाँ हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम। कंटिन्यू रखूँ तो ओके ठीक है। तो देखिए अभी क्या है, हमारा जो P2P साइकिल है उसमें दो चीज़ हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, परचेज रिक्विजिशन। तो परचेज रिक्विजिशन के अंदर में जितने सेटिंग्स है, डॉक्यूमेंट टाइप्स है, नंबर रेंजेस है, वो सब हमने बना लिया है। मटेरियल मास्टर बना लिया है, वेंडर कोड भी हमने बना लिया है, और उसके अकॉर्डिंगली परचेज ऑर्डर बना लिया है। ठीक है, तो परचेज ऑर्डर व्यू करने का टी कोड क्या है, यहाँ पे देखना चाहते हैं, जस्ट मुझे देखना है कैसे क्या परचेज ऑर्डर है। उसका टी कोड है ME23N। बनाया था किससे? ME21N। चेंज किससे करेंगे? ME22N। ठीक है, ME22N से चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे मुझे पता चला कि कुछ चेंजेस करना है, तो ये हमारा ऑर्डर नहीं है, इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे अदर परचेज ऑर्डर में क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना ऑर्डर नंबर डालेंगे। और ऑर्डर नंबर क्या था? 694, लास्ट में 45 का 694। इसको एंटर करेंगे। अभी देखिए ये हमारा ऑर्डर आ गया। तो यहाँ पे अभी हमको जैसे कुछ प्राइस में चेंजेस करना है, कुछ डिलीवरी डेट का चेंजेस करना है, जो भी चेंजेस करना है यहाँ पे, सपोज मुझे अभी 45 करना है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर दिया, चेंज करके सेव कर दिया। कुछ भी चेंजेस करना है पीओ में सेव होने का बाद भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे आपको देखने मिला होगा, ये रिलीज स्ट्रेटेजी, जो कि मैं बता रहा था अभी कि एक अप्रूवल सिस्टम है एसएपी में। ठीक है, तो यहाँ पे जीएम, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, यहाँ पे 3 लेवल का रिलीज स्ट्रेटेजी सेट करा गया है, ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया गया है। मैं आप लोगों को बताऊंगा ये कैसे कॉन्फ़िगर होता है, कैसे सेट होता है, कैसे पीओ में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, ये सब मैं बताऊंगा आगे। तो अभी अभी मैं दिखा देता हूँ जस्ट। यहाँ पे जैसे 3 लेवल का आया है, तो ये मैक्सिमम कितना लेवल तक हम सेट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो है 8। ठीक है, 8 लेवल तक हम यहाँ पे अपना अप्रूवल पर्सन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इसको क्या करना होगा, अभी जैसे ये पीओ को मैं गुड रिसीव करने जाऊंगा, सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। गुड रिसीव करने का टी कोड क्या है? MIGO। MIGO में परचेज ऑर्डर में यहाँ पे परचेज ऑर्डर दे देंगे 45 सीरीज का 994 मेरा है 694, एंटर करेंगे परचेज ऑर्डर देके। ठीक है, तो ये मैं गुड रिसीव करने जा रहा हूँ। मैंने परचेज ऑर्डर वेंडर को दे दिया। वेंडर क्या किया? गुड्स लेके आ गया प्लांट में। अभी उसको रिसीव करना है, रिसीव करेगा स्टोर डिपार्टमेंट। अभी जैसे मैं एंटर मार रहा हूँ, नीचे एक मैसेज आ रहा है, देखिए परचेज डॉक्यूमेंट 456904 का नॉट येट रिलीज्ड, ये एक एरर मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको पहले रिलीज करना पड़ेगा मुझे, मैंने अप्रूव्ड नहीं हुआ है। यहाँ पे लिख रहा है देखिए, हैज रिलीज्ड अप्रूव्ड द डॉक्यूमेंट, द गुड रिसीव कैन नॉट बी एंटर अंटिल द परचेजिंग हैज बीन रिलीज। तो इसको जब तक रिलीज नहीं करेंगे हम आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको रिलीज करने का लिए टी कोड है ME29N। वहाँ पे जाएंगे /N ME29N। ठीक है, तो ME29N में जाएंगे, सेम टू सेम उसी तरह से खुलेगा जैसे ME22N में खुला है। तो यहाँ पे हेडर में जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए रिलीज स्ट्रेटेजी के बगल में एक पेन का साइन आ रहा है, राइट एंड पेन का साइन आ रहा है, इसको क्लिक करने से रिलीज हो जाता है। ये 3 लेवल में है, तो 3 बार मुझे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए मैं 3 बार क्लिक कर चुका हूँ, अभी सब में स्टेटस ओके दिखा दिया, रिलीज इफेक्टेड, और यहाँ पे रिलीज इंडिकेटर जो है वो आर आ गया है। ठीक है, पहले बी था ब्लॉक, अभी आर आ गया। आर आ गया मतलब रिलीज। जस्ट सेव। अभी मैंने क्या किया, पीओ को रिलीज कर दिया। अब ये आगे प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, अभी करेंगे मीगो, MIGO। मीगो का मतलब है गुड रिसिप्ट। ठीक है, यहाँ पे अभी परचेज ऑर्डर डालेंगे, डाल के एंटर करेंगे। यही परचेज ऑर्डर है हमारा, एंटर। अरे परचेज डॉक्यूमेंट मैं दूसरा को रिलीज कर दिया क्या? एक सेकंड, यहाँ बैक करके करता हूँ। MIGO, अरे रिलीज नहीं हुआ है, जस्ट मिनट में चेक करने दीजिए मुझे, रिलीज लग रहा है नहीं हुआ है। ME29N, ओहो ये दूसरा था शायद यार, ये तो वेंडर नहीं था हमारा।
किसी दूसरा को रिलीज किया है। हमारा पीओ है, यहाँ पे डालेंगे चेंज करके 194 प्रेस एंटर। हाँ देखिए ये रिलीज नहीं हुआ है, इसको रिलीज करेंगे। ये हमारा पीओ है, रिलीज में जाके 3 बार क्लिक करेंगे, अभी तीनों लेवल से रिलीज हो गया है। तो एक्चुअली रियल टाइम में क्या होता है कि जैसे परचेज का जीएम, जैसे जो बनाया होगा उसका मैनेजर, या फिर कोई और जो जूनियर लेवल का कोई मैनेजर, तो इस तरह से कंपनी में 3 लेवल्स अप्रूवल होके जाएगा। अगर ये पीओ रिलीज होके तब जाएगा वेंडर को, तो वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जस्ट सेव, अभी रिलीज हो गया हमारा पीओ। अभी मीगो कर पाएंगे। देखिए नहीं, बैक करके आना पड़ेगा, इफेक्ट कर लेगा अभी। MI जियो, ये हो गया। अभी एरर नहीं दे रहा है, और अभी यहाँ पे डेटा सब आ गया है जो हमारा पीओ से है, पिक कर लिया है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे नीचे में देखिए हेड आइटम लेवल पे, तो यहाँ पे मटेरियल है। मटेरियल जो हमारा जो भी है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, डेल लैपटॉप क्वांटिटी। सपोज मैंने 150 को डेल लैपटॉप का ऑर्डर किया था, लेकिन वेंडर ने क्या किया, बोला 2 लॉट में दूंगा या 3 लॉट में दूंगा, एक बार में नहीं दिया। ठीक है, तो लॉट वाइज देगा। तो यहाँ पे सपोज आज वो 50 डिलीवर कर रहा है, तो यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे क्या है, अभी 50 देके एंटर प्रेस करना है। अभी देखिए यहाँ पे टोटल 50 यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद 50 देने का 1 सेकेंड रुको, कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ तो यहाँ पे देखिए अभी जैसे 50 वेंडर मेरे को गुड रिसिप्ट दे रहा है, बोला बाकी बाद में दूंगा, अभी 50 देके जा रहा हूँ। तो 50 मैं रिसीव करूंगा 140 में से। तो यहाँ पे लिख दिया 50 वेयर। वेयर का मतलब किस स्टोरेज लोकेशन में आ रहा है, कौन सा प्लांट से आ रहा है, सब यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे परचेजिंग ऑर्डर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी क्या है, यहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह है, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। कुछ टेक्स्ट है या वेंडर का कुछ नंबर है जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, लिखना है, तो वो सब लिख सकते हैं। तो इसका देखिए मूवमेंट टाइप क्या है, 101। ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये 101 मूवमेंट टाइप जो है ये रहना चाहिए गुड रिसीव के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे मूवमेंट टाइप है यहाँ पे। तो 101 रिसीव के लिए है। तो अभी यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं करेंगे, जस्ट चेक करेंगे। यहाँ पे यू हैव नॉट फ्लैग एनी आइटम, ये सिस्टम बोल रहे फ्लैग नहीं करे हैं। तो यहाँ पे देखिए आइटम चेक का ओके का एक चेक है, इसको लगाना जरूरी है। इसको लगा दिया, उसके बाद चेक करेंगे। अभी क्या है, एक वार्निंग मैसेज आ रहा है, डिफिसिट ऑफ परचेज ऑर्डर, ऑर्डर क्वांटिटी 90। मतलब कि 90 क्वांटिटी अभी भी मेरा बैलेंस बचेगा रिसीव होने के लिए। ये जस्ट सिस्टम एक मैसेज दे रहा है मुझे, ये एरर नहीं है। तो अभी क्यों 90 बचा, क्योंकि मैंने 140 में से 50 रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो मेरा 90 ऑटोमेटिकली 90 बचेगा, वही सिस्टम मैसेज दे रहा है। इसको क्या करेंगे, पोस्ट या फिर सेव, एक ही चीज है। तो यहाँ पे सेव कर दिया मैंने, ये हमारा डॉक्यूमेंट नंबर पोस्ट हो गया 100183। ठीक है, अभी हमारा गुड्स रिसीव यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 100183। अभी कैसे देखेंगे पीओ में कि ये हुआ कि नहीं, तो मैं पीओ में जाता हूँ /NME23N, हमारा डिस्प्ले करेंगे पीओ के डिस्प्ले करेंगे। पीओ डिस्प्ले करने में आइटम लेवल में जाएंगे, नीचे में यहाँ पे परचेज ऑर्डर हिस्ट्री का टैब आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे देखिए यहाँ पे मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पे जो अभी मैंने सेव करा है वो आ गया। ठीक है, इसी तरह से गुड रिसीव करेंगे तो वो आ जाएगा। देखिए वैल्यू भी यहाँ पे 50 का आया है, मैं यहाँ पे 45,000 से 1 किया था, ऑटोमेटिकली ये सब कैलकुलेट होके यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गुड्स रिसिप्ट, ये स्टोर डिपार्टमेंट करते हैं प्लांट में। तो इसी के साथ एक एंट्री गिरा होगा, FI एंट्री जो होता है फाइनेंस का एंट्री, यहीं पे गिरता है। कैसे गिरता है देखिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्फो FI डॉक्यूमेंट। तो FI का एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे जनरेट होता है, जो कि मटेरियल स्टॉक यानी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू GRR अकाउंट क्रेडिट। ये एक एंट्री यहाँ पे अकाउंटिंग का गिरता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली, बस कुछ नहीं है, ये हो गया हमारा मीगो। तो बाकी और रहने देते हैं, इनवॉइस और पेमेंट्स और टाइम लगेगा इसमें।
तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। अभी तक यहाँ तक के लिए रहने देते हैं, ठीक है। यस सर। इतना जितना आज बताया हूँ आप लोग थोड़ा देख लीजिए इसको, अगर कुछ डाउट है तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट वीक ही फ़ोन करना है, कभी भी आप लोग व्हाट्सअप नहीं तो आप फ़ोन कर सकते हैं, टाइम मिलेगा उस हिसाब से मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। सॉर्ट आउट करेंगे उसको, ठीक है। आज के लिए एंड करता हूँ और वीडियो अपलोड करके शेयर कर दूंगा। आप लोग रिकॉर्ड करें हैं या कर दूंगा मैं? करना पड़ेगा, नहीं तो वो एक आप कर देना सर। हाँ मैं कर दूंगा, क्योंकि वो एक और है ना, क्या नाम था उनका, संजय। संजय जी अवेलेबल नहीं है, वो फिर वो देखेंगे कैसे, तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए एंड करता हूँ। ओके, कोई डाउट है तो थैंक पूछ यू सकते हैं। सर। हाँ, ओके ओके।